नमस्कार। भारत गाथा में आज मैं लेकर आई हूँ वर्ल्ड के द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी की गाथा। यह यूनिवर्सिटी भारत के उस महान अतीत का जीता जागता उदाहरण है जिसकी वजह से भारत विश्वगुरु कहलाता था। यह उस पाश्चात्य सोच का भी अंत कर देता है जिसमें कहा गया था कि भारत में ज्ञान और विज्ञान का विकास नहीं हुआ था और यह सपेरों और नटों का देश था। नालंदा के खंडर आज भी खड़े हैं और भारत की गौरवशाली शिक्षण प्रणाली की कहानी पूरी दुनिया को कह रहे हैं। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 1861 से 1862 के बीच नालंदा में विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का सर्वे किया गया और 1915 से 1937 के बीच यहाँ खुदाई की गई। खुदाई से जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। खुदाई से यह सामने आया कि इस स्थान पर कभी विशाल विश्वविद्यालय हुआ करता था। नालंदा में की गई खुदाई से पता चलता है कि यहाँ का विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबे और आधे मील चौड़े क्षेत्र में स्थित था। भवन, स्तूप एवं विहार पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से निर्मित किए गए थे। विश्वविद्यालय में 8 बड़े हॉल तथा व्याख्यान के लिए 300 बड़े और छोटे हॉल बने हुए थे। इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी धर्मगंज अद्भुत थी जो 3 विशाल भवनों में बटी हुई थी और जिसमें लाखों पुस्तकें थीं। चीनी विद्वान और हेनसांग के जीवनी लेखक हुई ली ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन करते हुए लिखा है कि संपूर्ण विश्वविद्यालय ईंट की दीवारों से घिरा हुआ है जो कि पूरे परिसर को चारों तरफ से घेरे हुए है। अलंकृत मीनारें और ऊंचे गुंबद पर्वत की चोटियों की तरह परस्पर हिले मिले खड़े हैं। बाहर की सभी कक्षाएं जिनमें भिक्षुओं के आवास हैं 4 मंजिली हैं। इस चीनी विद्वान की पुष्टि 8वीं सदी के कन्नौज के सम्राट यशोवर्मन के नालंदा से स्थित प्राप्त अभिलेख से भी होती है, जिस अभिलेख में लिखा हुआ है कि नालंदा के गगनचुंबी पर्वत शिखर के समान बिहार पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा द्वारा निर्मित सुंदर माला के समान शोभायमान हो रही थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुस्तकालयों में पुस्तकों का विशाल संग्रह तथा प्राचीन पांडुलिपियां सुरक्षित रखी हुई थी। विदेशी विद्यार्थियों का नालंदा के प्रति आकर्षण का यह प्रमुख कारण था कि उन्हें बौद्ध पांडुलिपियां आसानी से प्राप्त हो जाती थीं। चाइनीज ट्रैवलर इसिंग ने यहाँ रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। यहाँ के पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था, जिसके 3 भाग थे या 3 भवन थे। पहला रत्न सागर, दूसरा रत्नोदधि, तीसरा रत्न रंजक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय चीनी यात्री हेनसांग ने शक्रादित्य को दिया है। उनके अनुसार शक्रादित्य ने इसकी स्थापना बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति अपार श्रद्धा के कारण करवाई थी। इतिहासकारों द्वारा शक्रादित्य की पहचान गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी उपाधि महेंद्रादित्य भी थी। महेंद्र तथा शक्र का अर्थ एक ही होता है। ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि 415 से 455 ईस्वी के बीच में कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी। आरंभ में यह बौद्ध विहार था जो धीरे धीरे शिक्षा केंद्र और फिर सम्राट हर्षवर्धन के काल तक आते आते एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गया। इसके निर्माण में कुमारगुप्त के पुत्र बुद्धगुप्त, उसके बाद तथागत गुप्त, बालादित्य और फिर विज्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। चीनी यात्री हेनसांग ने इन 5 राजाओं की पहचान नालंदा विश्वविद्यालय की निर्माताओं के रूप में की है। वे सभी गुप्त वंश से ही संबंधित हैं। आगे चलकर हर्षवर्धन ने भी यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य करवाया था और भिक्षुओं के लिए एक ताम्र विहार की स्थापना की थी। इसके निर्माण का क्रम 11वीं सदी तक चलता रहा, जब अनेक राजाओं और बौद्ध धर्म के दानियों ने नालंदा में मठ तथा विहार बनवाने का क्रम जारी रखा। यूनिवर्सिटी का प्रशासन चलाने के लिए 2 परिषद थी। पहली परिषद प्रशासनिक परिषद जो प्रशासनिक मामले देखती थी, दूसरी बौद्धिक परिषद जो अकादमिक मामले देखती थी। दोनों परिषद के ऊपर एक कुलपति होते थे जो यूनिवर्सिटी के
मुखिया होते थे। एक शिक्षा केंद्र के रूप में नालंदा की ख्याति 5वीं शताब्दी से बढ़ी तथा 6ठी शताब्दी आते आते यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया। चीनी यात्री फाहियान जो 4ठी शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था, उसने नालंदा का कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन उसके 200 साल बाद चीनी यात्री हेनसांग तथा इत्सिंग भारत आए और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की है। नालंदा विश्वविद्यालय के जगत प्रसिद्ध होने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि सम्राट हर्षवर्धन ने नालंदा को पूर्णतः राजकीय संरक्षण दिया। हर्षवर्धन ने लगभग 100 गांवों की आय इसके निर्वाह के लिए निश्चित कर दिया था। चीनी विवरणों से पता चलता है कि इन गांवों के 200 लोग प्रतिदिन 133 पौंड चावल तथा भारी मात्रा में घी, मक्खन और आदि वस्तुएं नालंदा विश्वविद्यालय को दान में दिया करते थे। इस कारण यहाँ के शिक्षकों, भिक्षुओं और विद्यार्थियों के लिए सारी वस्तुएं इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध थी कि उन्हें भिक्षाटन के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता था और वह अपना सारा समय विद्या अध्ययन में केंद्रित करते थे। हेनसांग ने जब भारत की यात्रा की तो उस समय शीलभद्र नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, जो एक महान विद्वान थे। स्वयं हेनसांग ने लिखा है कि शीलभद्र सत्य और धर्म के भंडार थे, जिनके चरणों में बैठ के उन्होंने अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय में भारत के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों जैसे चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मलेशिया आदि देशों के विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने हेतु आते थे। चीनी विद्वान हुई ली ने यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या 10,000 बताई है। यहाँ अध्यापन का स्तर अत्यंत ही गुणवत्तापूर्ण था और प्रवेश के लिए कठिन प्रतियोगिता परीक्षा होती थी, जिसमें से उन प्रतिभागियों में से 20% या 30% प्रतिभागी ही सफल हो पाते थे। यहाँ के स्नातकों का पूरी दुनिया में सम्मान था, इसलिए यहाँ प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों की बड़ी भीड़ लगी रहती थी। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके साथ ही यहाँ अनेक अन्य विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। पाठ्यक्रम में महायान तथा बौद्ध धर्म के 18 संप्रदाय के ग्रंथों के अतिरिक्त वेद, हेतु विद्या, शब्द विद्या, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, तंत्र विद्या, शाक्य दर्शन आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। विभिन्न विषयों के प्रकांड विद्वान प्रतिदिन व्याख्यान देते थे, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी का उपस्थित होना अनिवार्य था। चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ 18 महीने रहकर अध्ययन किया था। उसने लिखा है कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। 1000 व्यक्ति ऐसे थे जो सूत्रों और शास्त्रों के 20 संग्रहों का अर्थ समझा सकते थे। 500 व्यक्ति ऐसे थे जो 30 संग्रहों को पढ़ा सकते थे। धर्म के आचार्य को लेकर 10 ऐसे थे जो 50 संग्रहों की व्याख्या कर सकते थे। इन सभी में शीलभद्र अकेले ऐसे थे जो सभी संग्रहों के विद्वान थे। विभिन्न विद्याओं, विचारों और विश्वासों में सामंजस्य स्थापित कर शिक्षा प्रदान करना इस विश्वविद्यालय की विशेषता थी। यहाँ विचारों एवं विश्वासों की स्वतंत्रता तथा सहिष्णुता की भावना शिक्षा के केंद्र में थी। यहाँ के अन्य विद्वानों में धर्मपाल, जो शीलभद्र के गुरु और उनसे पहले कुलपति थे, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, ज्ञानचंद्र की अधिक ख्याति थी। इनके अतिरिक्त चंद्रगोमिन, शांतरक्षित और कश्मीरी भिक्षु पदम संभव की भी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ सभी विद्वान एक अच्छे शिक्षक तो थे ही, अनेक ग्रंथों के रचयिता भी थे। नालंदा के विद्वानों ने विद्या के प्रकाश को पूरे भारतवर्ष और दुनिया में फैलाया। विश्वविद्यालय का खर्च शासकों तथा अन्य दाताओं द्वारा प्रदान किए गए ग्रामों के राज्यों से चलता था। इत्सिंग के समय इसके अधिकार में 200 गांव का राजस्व था। खुदाई में कुछ गांव की मोहरें तथा पत्र मिले हैं जो विश्वविद्यालय को संबोधित करके लिखे गए हैं। 11वीं सदी से नालंदा की लोकप्रियता कम होने लगी। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला कि अब पाल राजाओं ने नालंदा की जगह विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को राजकीय संरक्षण देना आरंभ कर दिया, जिसके कारण नालंदा का पराभव आरंभ हुआ। और दूसरा कारण था
जैसा कि तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि 11वीं शताब्दी से नालंदा यूनिवर्सिटी पर तंत्रयान का प्रभाव बढ़ने लगा, जिस कारण इस यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। लेकिन फिर भी यहाँ ज्ञान की लौ जलती रही, जिसे बुझाने का काम किया तुर्क आक्रांता बख्तियार खिलजी ने। 12वीं सदी में उसने यूनिवर्सिटी पर आक्रमण किया और यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया। भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और बहुमूल्य पुस्तकालयों को जला दिया गया। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नालंदा यूनिवर्सिटी का दुखद अंत हुआ। लेकिन नालंदा के खंडर आज भी खड़े हैं और वहां से निकली ज्ञान की ज्योति आज भी पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी ने शिक्षा की गुणवत्ता के जो प्रतिमान स्थापित किए थे, शिक्षा का तात्पर्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जो समझाया था वह आज भी प्रासंगिक है। विचारों एवं विश्वासों की स्वतंत्रता, सही सुरता, तर्क बुद्धि और विवेक पर आधारित ज्ञान पिपाशा पैदा करने वाली यह यूनिवर्सिटी भले ही आज इतिहास बन चुकी हो, लेकिन वहाँ से फैली ज्ञान की ज्योति आज भी मनुष्यता को प्रकाशित कर रही है।